मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से आज पहली बार सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर की वीडियो बना रहा हूँ। टॉपिक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी और क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के विषय में उल्लेख कीजिए या इसी क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों की व्याख्या कीजिए। तो हमें जानना है पहले अलाउद्दीन के बारे में। तो जैसा कि मैं ये वीडियो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में चल रहा है, कुछ बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ भी रहे हैं, तो मैं साथ साथ पूछता चलूँगा और बताता चलूँगा। तो अलाउद्दीन खिलजी, हमने जैसे बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम या बचपन का नाम क्या था? अली गुरसब। तो याद रखना कि बचपन का नाम अली गुरसब था। ठीक। और कहा जाता है कि खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और अलाउद्दीन जलालुद्दीन का भतीजा भी था और उसके साथ साथ दामाद भी था। भतीजा और दामाद। और क्या नाम है, जलालुद्दीन ने अपने जीवन काल में ही अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार या गवर्नर नियुक्त किया था। और इसके काल में अगर कोई विद्रोह होता तो उस विद्रोह का दमन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को ही भेजा जाता। इसने कई विद्रोहों का दमन भी किया था। और इसी तरह से इसे एक दमन था देवगिरी का अभियान। ठीक है, देवगिरी के अभियान का दमन करने के लिए भेजा गया। और कहा जाता है कि इस अभियान से अलाउद्दीन खिलजी को पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त हुई। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के मन में लालच उत्पन्न हो गया और उसको लगा कि इतना धन है तो मैं राजा यहाँ का सुल्तान बन सकता हूँ। और उसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन बाद में उसे ये लगा कि जब तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिंदा है तब तक मैं सुल्तान नहीं बन सकता। तब उसने एक संदेशा भिजवाया और एक प्लान के तहत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से मिलने की योजना बनाई। और कहा जाता है कि कड़ा मानिकपुर के बीच में गंगा नदी है, वहीं पर मिलने के लिए बुलाया और ये कहा कि मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ और मैं जो कुछ धन प्राप्त किया हूँ आपको सौंपना चाहता हूँ। तो कहा जाता है कि इसी दौरान जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक छोटी सी सेना क्या कह सकते हैं, कुछ लोगों को लेकर के आया और नदी के एक तरफ अपनी सेना को रख दिया और अलाउद्दीन से मिलने के लिए आया। नदी के बीचों बीच नाव में ही जैसे गले मिल रहे थे और गले मिलते समय ही अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। और इस तरह से हत्या कर दी। और कहा जाता है कि 2 महीने तक ये दिल्ली नहीं आया बल्कि लोगों को पैसे वैसे बांटता रहा ताकि जनता खुश हो जाए। और इस तरह से 1296 में ये दिल्ली का सुल्तान बना। और सुल्तान बनने के बाद इसने कई ऐसे कार्य किए जिसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का अनोखा साम्राज्यवादी शासक भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता है? अनोखा साम्राज्यवादी शासक। अनोखा साम्राज्यवादी शासक कहा जाता है। ठीक। इसका में अगर कभी प्रश्न ये आ जाए कि अलाउद्दीन खिलजी एक अनोखा साम्राज्यवादी था, व्याख्या कीजिए या सिद्ध कीजिए, तो इसको जानने के लिए फिर थोड़ा सा कहानी 2 मिनट सुन लेते हैं कि अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना का गठन किया। न केवल स्थायी सेना का गठन किया बल्कि उस स्थायी सेना को नियमित रूप से वेतन देना शुरू किया और नगद वेतन देता था। और उसको ये था कि यदि ये सेना एक जगह बैठी रहेगी तो फिर ये हमारे लिए क्या है, बोझ बढ़ जाएगा और इनका वेतन देना मुश्किल हो जाएगा। इसने क्या किया, उस सेना को दक्षिण भारत अभियान पर भेज दिया। और अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति अभियान किया और दक्षिण भारत के राज्यों को जीता। अब इसको हम एक मैप के जरिए समझ सकते हैं। पहले तो हमें बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी एक अनोखा साम्राज्यवादी शासक था। इसमें एक ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन टोटल 20 वर्ष तक शासन किया था। उसका शासनकाल 1296 1296 से लेकर के 1316 1316 तक था। ठीक। तो याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी क्या है, एक अनोखा साम्राज्यवादी शासक। अब अनोखा साम्राज्यवादी शासक क्यों कहा जाता है, तो पहले एक मैप के द्वारा उसे समझेंगे। तो मैप बनाना है साथ के साथ।
ठीक है। अब हमें जानना है कि अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का शासक था। तो अलाउद्दीन दिल्ली का क्या बना, सुल्तान बना। और दिल्ली में सुल्तान बनने के बाद हमने कहा ना पहली बार इसने क्या किया, स्थायी सेना का गठन किया। अभी अलग से लिखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार क्या थे, लेकिन थोड़ा बता दे रहा हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का सुल्तान बना, इसने पहली बार स्थायी सेना का गठन किया और इसके पास एक विशाल सेना थी और उस सेना को नियमित रूप से वेतन देना और उसको बैठा करके खिलाना इसके लिए बहुत ही मुश्किल था। इसलिए इसने अपने जीवन काल में सेना को कभी आराम नहीं करने दिया। इसने उस सेना का प्रयोग दक्षिण भारत के राज्यों के खिलाफ किया। जैसे अब इसने क्या किया कि इन सेना को कहाँ भेजा, दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण करने के लिए, दक्षिण भारत के राज्यों पर। अब ये सेना जब यहाँ पे आक्रमण करती तो आक्रमण करके जीतने के बाद जो कुछ यहाँ से सोना चांदी जो कुछ मिलता था वो सोना चांदी कहाँ आता, दिल्ली। और दिल्ली में इसने क्या किया, टकसाल स्थापित किया। टकसाल क्या होता है, जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं। तो याद रखना कि अलाउद्दीन ने क्या किया, सेना को कहाँ पर भेजा, दक्षिण भारत अभियान पर। दक्षिण भारत में लगभग उसने कई राज्यों को जीता और जहाँ से जीतता वहाँ से जो कुछ उसे लूट का माल मिलता, सोना चांदी जो कुछ, उसे कहाँ भेजा जाता, दक्षिण मतलब दिल्ली में। और दिल्ली में जो टकसाल था उससे क्या ढाले जाते, सिक्के ढाले जाते थे। अब ये इन सिक्के से न केवल इन सैनिकों का वेतन देता बल्कि उसके बाद जो कुछ बच जाता राजकोष में जमा कर देता। अर्थात ये अपने खजाने से इन सैनिकों को कभी वेतन नहीं दिया, बल्कि सैनिक जो यहाँ से लूट का माल जो जीत में जो मिलता उसी के माल से सिक्के बनाकर इनका वेतन भी दे देता और जो बचता वो राजकोष में जमा भी हो जाता। इसका मतलब इसने अपने जीवन काल में क्या किया, अपना कुछ पैसा खर्च नहीं किया, जो कुछ दक्षिण से मिला उनसे उनका वेतन दिया और ऊपर से अपना राजकोष भी। इस कारण इसे नाम दिया गया अनोखा साम्राज्यवादी, कि न केवल विस्तार किया बल्कि विस्तार के साथ साथ इस प्रकार विस्तार किया कि उसे अपने राजकोष से अलग से धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और याद रखना हमने कहा ना कि जहाँ जहाँ दक्षिण पे हमला करता तो जो कुछ मिलता उसे वो कहाँ आता, दिल्ली में। दिल्ली में उसने अलग से क्या बनवाया, टकसाल बनवाया। टकसाल मतलब जहाँ पे सिक्के ढाले जाते थे। इन सिक्कों की ढलाई मतलब सिक्के जब बन जाते थे और इन्हीं से ये क्या करता, सैनिकों को वेतन देता था और सैनिकों को वेतन देने के बाद जो कुछ बच जाता वो राजकोष में जमा हो जाता। तो इस तरह सैनिक भी लगातार कार्य कर रहे होते, सैनिकों का भी उत्साह बड़ा होता क्योंकि नगद वेतन मिल रहा होता है। तो इस तरह से सैनिक भी खुश और अलाउद्दीन भी खुश और अलाउद्दीन का विस्तार भी होता गया। लेकिन अलाउद्दीन कभी भी दक्षिण भारत के राज्यों पर अधिकार नहीं किया, केवल उनको जीता, अपने अधीन किया और वहाँ से धन प्राप्त किया और वापस चला गया। तो इस तरह से इसे नाम दिया गया अनोखा साम्राज्यवादी। तो अब इसके बाद हमें लिखना अलाउद्दीन के सुधार। तो अनोखा साम्राज्यवादी क्यों कहा गया, इसका आंसर पूरा हुआ। तो अब हमें ये पढ़ना है कि अलाउद्दीन ने क्या क्या सुधार किया। तो अलाउद्दीन का जो सुधार है, एक तो सैनिक सुधार मतलब सैनिक क्षेत्र में सुधार किया, उसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में सुधार किया। तो क्या क्या किया अब हमें पढ़ना है। याद रखना क्वेश्चन क्या आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों की व्याख्या कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के सुधार में एक सैनिक सुधार और आर्थिक सुधार, और एक क्वेश्चन में बता दिया कि अलाउद्दीन खिलजी एक अनोखा साम्राज्यवादी था, तो उसमें भी ये सारी बातें लिखी जाएंगी। और बाजार व्यवस्था जब पूछा जाएगा तो बाजार में सैनिक सुधार तो नहीं लिखा जाएगा लेकिन आर्थिक सुधार लिखा जाएगा। तो हेडिंग क्या देना है हमें, अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक सुधार। अब सैनिक सुधार में याद रखना है कि अलाउद्दीन, जो इसमें पहली हेडिंग आएगी, स्थायी सेना का गठन। अब ध्यान सुनना, पहले मैं समझाऊंगा, पूछूंगा तब। तो बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने पहली बार स्थायी सेना का गठन किया। इसके पहले क्या था, जो भी सुल्तान थे उनके पास स्थायी सेना नहीं होती। जब कभी युद्ध पे जाते तो वो सारा हर जगह से इकट्ठा करते और युद्ध पर जाते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था दिल्ली का जिसने स्थायी सेना का गठन किया। और इसके पास सेना कितनी थी, तो इसके पास टोटल सेना थी 4,75,000। ठीक, सैनिकों की संख्या कितनी थी, 4,75,000 सैनिक थे। और ये सैनिक हमेशा राजधानी मतलब दिल्ली में रहते थे। ठीक, याद रखना है
कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना का गठन किया। सैनिकों की कुल संख्या कितनी थी? 4,75,000 थी। और ये सैनिक नियमित रूप से राजधानी में रहते थे, और जब कभी युद्ध पे जाना होता तो कुछ सैनिक दिल्ली राजधानी में रहते और बाकी को युद्ध पर भेजा जाता है। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य था वो सैनिक दृष्टि से बहुत ही ताकतवर हो गया। सैनिक दृष्टि से क्या हो गया? शक्तिशाली। ठीक, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि अलाउद्दीन ने क्या किया? स्थायी सेना का गठन किया। उसे पता था कि अगर अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना है, विस्तार करना है, तो हमें एक नियमित रूप से स्थायी सेना का गठन करना पड़ेगा। तो ये पहली हेडिंग हो गई, स्थायी सेना का गठन। दूसरी हेडिंग है सेना में भर्ती प्रक्रिया में सुधार। पहले क्या था कि सेना में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे किसी भी व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता। अलाउद्दीन ने पहली बार योग्यता को आधार बनाया। पहली बार क्या किया? योग्यता को आधार बनाया। क्या मतलब? कि जो व्यक्ति योग्य होगा उसी को सेना में शामिल किया जाएगा। सेना में से शामिल होने से पहले उसकी अनेक प्रकार से परीक्षा ली जाती थी। बात सुनना है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सेना में भर्ती के नियमों में सुधार लाया। इसने सेना में योग्यता को आधार बनाया, अर्थात जो व्यक्ति सैनिक दृष्टि से योग्य होगा उसी को शामिल किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, वर्ग का क्यों न हो। अर्थात जो पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी कि केवल मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा, हिंदुओं को नहीं किया जाएगा, इसने ऐसा नहीं, इसने सभी धर्म के लोगों को शामिल किया। तो इस तरह से इसकी सेना क्या हुई? काफ़ी मजबूत या शक्तिशाली। तो ये पॉइंट क्या हो गया? सेना में भर्ती प्रक्रिया में सुधार। तीसरी हेडिंग क्या है? नगद वेतन। सैनिकों को नगद वेतन देना। अलाउद्दीन खिलजी से पहले, ध्यान सुनना है कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो भी सुल्तान थे वो सैनिकों को वेतन नहीं देते थे। वेतन के बदले क्या देते? जागीर या भूमि। वेतन के बदले जागीर या क्या देते थे? भूमि। बात सुनना है कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो भी सुल्तान हुए वो सैनिकों को नगद वेतन नहीं देते थे, बल्कि उनको जागीर या भूमि देते थे। लेकिन अलाउद्दीन ने इस परंपरा को समाप्त कर दिया, अर्थात जागीरदारी परंपरा को समाप्त किया और उसके स्थान पर सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। ऐसे सैनिक जिसके पास एक घोड़े होते थे उनको 234 टंका प्रतिवर्ष, ठीक, प्रतिवर्ष उनका वेतन होता था। मतलब ऐसे सैनिक जिनके पास एक घोड़े होते थे उनको प्रतिवर्ष 234 टंका क्या है? उनकी मुद्रा, तो 234 टंका प्रतिवर्ष उन्हें वेतन मिलता था। और जिनके पास दो घोड़े, मतलब एक एक्स्ट्रा घोड़े होते थे, उन्हें 78 टंका अतिरिक्त मिलता था। मतलब 234 तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ अगर उसके पास एक घोड़ा और है तो उसे 78 टंका और मिलता था। इसका मतलब याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी व्यवस्था बनाई जिसके पास एक घोड़े, जिस सैनिक के पास, उसका सालाना वेतन 234 टंका। और अगर किसी सैनिक के पास एक और घोड़ा है, अगर उसके अंदर योग्यता है कि हम रख सकते हैं, हम उनका खर्च उठा सकते हैं और साथ ही साथ युद्ध पे हम अपने घोड़ों को संभाल सकते हैं, तो उसको अतिरिक्त वेतन कितना मिलता था? 78। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन की प्रक्रिया प्रारंभ की। और नगद वेतन का फ़ायदा ये हुआ कि जब सैनिकों को नगद वेतन मिलता तो उनके अंदर कार्य करने का उत्साह और ज़्यादा होता। पहले क्या था? जागीर मिल जाती, उन्हें आलसी हो जाते कि अब तो हमें जागीर मिल गई है, चाहे काम करें या ना करें हमारे पास तो ज़मीन बनी रहेगी। लेकिन जब नगद मिलता है तो उन्हें लगता है कि हाँ, हम काम अच्छा करेंगे तो और वेतन हो सकता है बढ़ जाए। तो इसलिए अलाउद्दीन ने क्या किया? नगद वेतन की शुरुआत की। और लास्ट सुधार क्या है? हुलिया और दाग प्रथा। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सभी सैनिकों का हुलिया प्रथा, हुलिया मतलब उनका एक आई कार्ड बनवाया, और उस आई कार्ड पे सभी सैनिकों, उनके नाम, पिता का नाम, उनकी पहचान और उनके साथ साथ अगर शरीर पे कोई निशान है वो सारा सब कुछ लिखा जाता। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों की हुलिया प्रथा अर्थात आई कार्ड बनवाने पर बल दिया। और साथ ही साथ जिस सैनिक को जो घोड़ा दिया जाता था उस घोड़े पर एक मोहर लगाई जाती, उसे बोलते हैं दाग प्रथा। दाग प्रथा का मतलब उस पर स्टैम्प लग गया और उस स्टैम्प पर एक नंबर होता था और उस नंबर का घोड़ा जिस सैनिक को मिला होता तो वो उसी को चलाएगा। पहले क्या होता था कि जो सैनिक थे वो उनको अच्छे घोड़े मिलते थे, बलवान, स्वस्थ,
वो उसको बेचकर उसके स्थान में कोई मरियल टट्टू लाते थे, कुछ दिन में मर जाते और जाकर के उस सुल्तान से नया घोड़ा ले लेते। तो अलाउद्दीन ने इस व्यवस्था को दूर करने के लिए, इस कमी को क्या कर दिया, हुलिया और दाग प्रथा। इससे क्या हुआ कि जो सैनिकों में घोड़े की जो चोरी होती थी या अपने जगह पे कोई और सैनिक को भेजा जाता था, ये सब कुछ, तो इस तरह से अलाउद्दीन ने सैनिक व्यवस्था को मजबूत कर दिया। तो अलाउद्दीन की जो सैनिक सुधार है, उसने उसकी सेना को इतना मजबूत बनाया कि उसने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत को भी नियंत्रण में कर लिया। तो इस तरह से आज का जो ये मेन टॉपिक था, सैनिक सुधार तक पूरा हुआ।